हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट जुलाई 2023 के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए जो सीडीपी के हैं, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका। मैंने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करा दिया है, आप देख सकते हैं। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो मैंने आपको सभी जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं यह करा दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? किसके प्रयोग से बचना चाहिए? तो किसके सिद्धांत में पूछा है? लेव वाइगोत्स्की के बारे में पूछा है। तो आपको बताना है कि सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, या फिर आपका विद्यार्थियों को अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना। ऑप्शन थर्ड आता है कि अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना, या फिर आवश्यकता के अनुसार पाठ का प्रयोग करना। तो आपको बताना है किसके अनुसार बताना है? वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है। जब हम वाइगोत्स्की की बात करते हैं तो यह हमेशा किसकी बात करते हैं? समाज की बात करते हैं। और किसकी करते हैं? संस्कृति की बात करते हैं। समाज संस्कृति की बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना होती है, यह किनके द्वारा होती है? तो यह भी आपकी वाइगोत्स्की के द्वारा होती है। और विद्यार्थियों के अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना, उनके प्रयासों का गहन अवलोकन करने की बात आ जाती है, ऑब्जर्विंग की बात आ जाती है। तो यह आपका बिल्कुल पॉजिटिव होता है। ऑप्शन 4 आता है कि आवश्यकता के अनुसार पाठ का प्रयोग करना, यानी इसमें इसके फोल्डिंग की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका सही होता है। किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। नेगेटिव पॉइंट हो जाता है आपका कि मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करने से हमें बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे बोला है आपसे कि बचना चाहिए। तो जहाँ पे भी आपको मानकीकृत दिख जाए तो यही आपका बिल्कुल गलत होता है, नेगेटिव आंसर होता है। बाकी वाइगोत्स्की के अनुसार यह तीनों आपके पॉजिटिव हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपकी समझ में आया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? तो आपको बताना है किसके अनुसार? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बताना है कि नैतिक विकास के चरण में शामिल नहीं है। तो कौन सा चरण है? वह बिल्कुल भी शामिल नहीं है। तो नैतिक विकास के कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो समझते हैं कि आपका पारंपरिक चरण होता है, यह नहीं होता, या फिर अपारंपरिक चरण होता है। थर्ड आता है उत्तर पारंपरिक चरण। 4 आता है पूर्व पारंपरिक चरण। तो आपको बताना है कि कौन सा चरण है वह शामिल नहीं है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। जो आपका अपारंपरिक चरण होता है यह लॉरेंस कोहलबर्ग का चरण नहीं होता है। पारंपरिक होता है आपका, उत्तर पारंपरिक होता है, और आपका पूर्व पारंपरिक चरण होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि अपारंपरिक चरण होता है यह लॉरेंस कोहलबर्ग का चरण नहीं है। इन्होंने 3 चरण दिए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड आता है कि विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? किस में भाग लेते हैं? सक्रिय रूप से वह भाग लेते हैं, एक्टिव होते हैं। कैसे खेलों में? कल्पनाशीलता वाले खेलों में। तो आपको बताना है कि वह कौन सी अवस्था हो जाती है बच्चे की। तो वह आपकी इन्फेंसी होती है, यानी कि शिशुअवस्था होती है। अर्ली चाइल्डहुड होती है, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है।
मिडिल चाइल्डहुड होती है यानी कि मध्य बाल्यावस्था होती है, या फिर आपकी अडल्सेंस होती है, किशोरावस्था होती है। तो क्या करते हैं बच्चे, सक्रिय रूप से खेलों में भाग लेते हैं, खेलों के प्रति ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो कौन सी वह अवस्था हो जाती है, तो वह आपकी कौन सी अवस्था होती है, अर्ली चाइल्डहुड होती है, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे ज़्यादा खेलों में खेलना पसंद करते हैं। और यह अवस्था 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था है आपकी, अर्ली चाइल्डहुड। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है कि खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी। आपको बताना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कि खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी कि मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है। क्या प्रतिक्रिया थी उसकी, कि मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है, क्योंकि लड़के होते हैं वह गुड़िया से नहीं खेलते हैं। इस बात को, क्वेश्चन को ध्यान में रखना है आपको। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनना निश्चित है सीटेट के एग्जाम में। तो खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया क्या थी, कि मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है, क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। तो यह उदाहरण आपको बताना है क्या दर्शा रहा है, तो यह आपका जेंडर प्रासंगिकता को दर्शाता है, या फिर आपका जेंडर भेदभाव को दर्शाता है, या फिर जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ऑप्शन 4 आता है जेंडर स्थिरता को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है, स्टीरियोटाइप को दर्शाता है, कि वह लड़का है, क्या कह रहा है कि लड़कियां होती हैं वह गुड़िया से खेलती हैं, लेकिन लड़के होते हैं वह गुड़िया से नहीं खेलते हैं। तो यह आपका क्या हो जाता है, जेंडर स्टीरियोटाइप होता है, जेंडर रूढ़िवादिता होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का विश्वास क्या होना चाहिए। तो आपको बताना है कि एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए, कैसी कक्षा है, प्रगतिवादी कक्षा है। तो बताना है कि कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रित में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देने चाहिए, या फिर 2 आता है कि अधिगम केवल कक्षा में ही होता है। ऑप्शन 3 आता है आपका कि कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। ऑप्शन 4 आता है कि विद्यार्थी केवल ड्रिल अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता से सीखते हैं। तो आपको इसका बिल्कुल सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बताना है कि जो प्रगतिवादी कक्षा होती है इसमें अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। तो कक्षा हमेशा कठोर और नियंत्रित वातावरण में रहे, ऐसा होना चाहिए। तो यह आपका बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। ऑप्शन 2 देखते हैं कि अधिगम केवल कक्षा में ही होता है। ऐसा नहीं है कि हम कक्षा में ही सीखते हैं, हम अपने बाहर के आस पड़ोस से भी सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ों से सीखते हैं। तो जो कक्षा में अधिगम होता है वह एक औपचारिक तरीके से होता है, बाकी का हम सीखते हैं वह अनौपचारिक तरीके से सीखते हैं। तो यह बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि आपका यहाँ पे केवल लग जाता है। कक्षा में विद्यार्थी उनके साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव, यहाँ पे आपको विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव दिख जाए, हमेशा सही आंसर होगा, बिल्कुल पॉजिटिव आंसर होगा। ऑप्शन 4 देखते हैं कि विद्यार्थी केवल ड्रिल अभ्यास के माध्यम से ही सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे हैं हमेशा ड्रिल अभ्यास के माध्यम से ही सीखेंगे, तो यह भी आपका गलत हो जाता है। आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पे आपको कठोर यानी कि बच्चे के लिए कठोर नियंत्रित वातावरण दिया जा रहा है और केवल की बात हो रही है हमेशा, तो वह आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, बच्चे को एक समृद्ध और एक अच्छा माहौल देना है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। एक प्रगतिवादी कक्षा में क्या करना है कि विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव बच्चे लेकर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका कि लेव वाइगोत्स्की ने अपनी सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने के लिए उपयुक्त बताया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको बताना है। तो यह सहकर्मी सहयोगिता होती है, यह सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप होता है, यह रटकर याद करने पर बल होता है, या फिर गैर संदर्भित पाठ्यक्रम होता है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होता है। क्या पूछा है, किसके अनुसार, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, कि जो सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में
निम्नलिखित में से विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताया है। तो क्या बताया है इन्होंने बताया है हमेशा कि बच्चे हैं पीयर ग्रुप के साथ हमेशा अच्छे से व्यवहार करते हैं, संरचनावादी की बात करते हैं, क्योंकि जहाँ पे बाइकोस की बात करती हैं तो समाज की बात करती हैं, और समाज की हम बात करते हैं यानी कि समाज कैसे बनता है, तो एक लोग से समाज नहीं बनता है, दो से अधिक लोगों से क्या बनता है, समाज बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर के पीयर कोलोब्रेशन की बात करते हैं, हमेशा सहयोगी सहयोगिता की बात करते हैं, सहकर्मी सहयोगिता की बात करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप यहाँ पे आपका बिल्कुल गलत आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे नॉन दे रखा है, यह बिल्कुल गलत है क्योंकि अहस्तक्षेप है आपका। या फिर रट कर याद करना, यह भी नेगेटिव हो जाता है। गैर संदर्भित जो पाठ्यक्रम होता है बिल्कुल भी आपका नेगेटिव हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। लेव वाइगोत्स्की के बारे में पूछा है तो पीयर ग्रुप की बात करती हैं, सहकर्मी सहयोगिता की बात करती हैं, यही आपका सही आंसर होता है। लेव वाइगोत्स्की से आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको अच्छे से उसको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उनके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों के द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? तो आपको बताना है कि किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है। तो निगमनात्मक का इस्तेमाल कर रही है, आज्ञानात्मक का, या फिर अनुकरणात्मक का, या फिर प्रतिस्पर्धात्मक का। तो आपको बताना है कि किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण को प्रस्तुत करती है, बताती है, और उसके बाद विद्यार्थी को उन उदाहरणों के द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने के लिए कहती है। तो अध्यापिका अधिगम का इस्तेमाल कर रही है, आपको बताना है कौन से अधिगम का इस्तेमाल कर रही है। तो वह आपका इंडक्टिव हो जाता है। आज्ञानात्मक जो उदाहरण होता है सबसे बेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है कि पहले क्या कर रही है, उदाहरण को दे रही है, उसके बाद में नियम बता रही है। तो आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पे उदाहरण आ जाएं उसके बाद में नियम आता है, तो यह आपका क्या हो जाता है, यह आपका आज्ञानात्मक होता है, इंडक्टिव होता है। अब हम आगे बात करते हैं, जहाँ पे पहले नियम दिए जाते हैं, फिर उसके बाद में क्या दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है। नियम देने के बाद में उदाहरण दिया जाता है, तो वह आपका डिडक्टिव होता है, यानी कि निम्नात्मक होता है। और पहले उदाहरण दिया जा रहा है समझाने के लिए, फिर बाद में बच्चे को नियम बताए जा रहे हैं, तो वह आपका इंडक्टिव हो जाएगा, यानी कि आज्ञानात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होता है कि पहले यहाँ पे उदाहरण देती है, फिर उसके बाद में नियम बताती है, तो यह आपका आज्ञानात्मक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? छात्रों के विकास के लिए प्रभावशाली नहीं है, तो ऐसी आपको बतानी है कौन सी तकनीकी है जो समस्या समाधान कौशलों के लिए अच्छी नहीं है। तो मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर ऑप्शन 2 आता है कि समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर आपका ऑप्शन 3 आता है कि समस्या समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की सामग्री प्रदान करना। ऑप्शन 4 आता है आपका कि हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया पर इस्तेमाल पर बल देना। तो यानी कि एक ही तरीके की यहाँ पे क्या बता रहा है, चरण दर चरण प्रक्रिया के बारे में बोल रहा है। तो किस चीज़ से बचना चाहिए, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की गई है, ऐसा कौशल बताना है कि उससे हमें बिल्कुल बचना चाहिए जो सही नहीं है। तो आपका मुद्दों पर चर्चा हमें बिल्कुल करनी चाहिए, यह आपका बिल्कुल पॉजिटिव होता है। ऑप्शन 1 आपका पॉजिटिव होता है। फिर आता है आपका कि समस्या को हल करने के लिए छात्रों पर विचार मंथन करना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। समस्या समाधान खोजने की बात आ जाती है, डिस्कवरी की बात आती है, और छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करने की बात आती है, हमेशा आपका पॉजिटिव होता है। ऑप्शन 4 आता है कि समस्या के लिए एक जैसी
हमेशा एक जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया का इस्तेमाल करने पर बल देना, यह आपका नेगेटिव हो जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाता है कि प्रभावशाली नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होता है। आपको ध्यान में रखना है नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स को। मैं आपको साथ ही साथ बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आ जाता है। आपको इस सीरीज को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना है और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम सभी सब्जेक्ट की आपके लिए प्रैक्टिस कराएंगे, तो आपको ज्वाइन हो जाना है हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 9 आता है आपका कि अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः हो। तो आपको बताना है कि अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखना सबसे ज़्यादा सार्थक और प्रभावशाली यानी कि अच्छा होता है। कब होता है, किस तरीके से होता है? जो सीखना होता है हमारा सबसे बेस्ट होता है तो शिक्षक निर्देशित होता है, या फिर आपका सहपाठियों के द्वारा निर्देशित होता है। ऑप्शन थर्ड आता है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, या फिर आपका स्वनिर्देशित होता है। तो इसका सही आंसर बताना है कि जो सार्थक और प्रभावशाली अधिगम होगा तो वह आपका सेल्फ डायरेक्टेड होगा, यानी कि स्व निर्देशित होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि जो टीचर डायरेक्टेड होता है यह आपका बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है, और डायरेक्टेड बाय पीयर्स यानी कि जो सहपाठी होते हैं उनके द्वारा यह भी नेगेटिव होता है। टेक्स्ट बुक सेंटर इसकी बात करते हैं तो यह भी आपका बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि सेल्फ डायरेक्टेड की बात की गई है तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है कि जो आपका अधिगम होता है सबसे ज़्यादा खुद से ही हमें करना होता है तो वह आपका स्वनिर्देशित कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपका कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता की पहचान कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि वह उनमें कैसी बुद्धि है, यानी कि किसकी पहचान करते हैं। तो वनस्पतियों की, जीवों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में पहचान कर लेते हैं। तो आपको बताना है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कि वह कौन सी बुद्धि कहलाती है। हार्वर्ड गार्डनर की बात करते हैं तो इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। कितनी प्रकार की बुद्धि बताई इन्होंने? 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कि वह आपकी स्थानिक बुद्धि कहलाती है, प्रकृतिवादी बुद्धि कहलाती है, संगीतमय बुद्धि कहलाती है, या फिर आपकी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। तो इसका सही आंसर बताना है किसके बारे में पूछा है। वनस्पति और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता की पहचान कर लेते हैं। सुंदरता की पहचान होती है तो आप सभी को पता है हमेशा नेचर की बात होती है, प्रकृतिवादी बुद्धि की बात होती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर कि वह वनस्पति और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता की पहचान कर लेता है तो उसमें नेचुरलिस्टिक बुद्धि होती है, यानी कि प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। यहाँ तक हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। इसी तरीके के आपके सीटेट के एग्जाम में सीडीपीसी क्वेश्चन बनते हैं तो आपको अच्छे से इनको कर लेना है। मेरे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, मुझे मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लिया करो, हम आपको आपका आंसर ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से हम सभी सब्जेक्ट को भी कराएंगे तो आपको ज्वाइन हो जाना है।